हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कुछ कंसिडरेशन से रिलेटेड केस लॉज और कंसिडरेशन को समझा था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कंसिडरेशन में और कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं थ्रू केस लॉज। तो हम लोगों ने इसमें देखा था एन एक्ट शैल नॉट बी गुड कंसिडरेशन। कोई भी एक्ट को गुड कंसिडरेशन तब तक नहीं माना जाएगा प्रॉमिस के लिए अनलेस इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो प्रोमिसर का डिजायर होगा, अगर उसी के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन दिया गया है तो वो गुड कंसिडरेशन माना जाएगा। अदरवाइज वो गुड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा अगर वो डिजायर पे नहीं किया गया है। प्रोमिसर है, प्रोमिसर है, प्रोमिसी है, तो यहाँ पे डिजायर किसका मैटर करता है? डिजायर केवल प्रोमिसर का मैटर करता है फॉर अ गुड कंसिडरेशन। यहाँ प्रोमिसी का डिजायर मैटर नहीं करता कि प्रोमिसी कितना डिजायर कितना कंसिडरेशन देना चाह रहा है, क्या डिजायर करता है, कितना कंसिडरेशन देगा, वो कितना दे सकता है या फिर वो मैटर नहीं करती। यहाँ प्रोमिसर का डिजायर मैटर करेगा, ठीक है, फॉर अ गुड कंसिडरेशन। तो इससे रिलेटेड हम लोग केस लॉज देखे थे, केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद का, जो कि लीडिंग केस था। इसके बाद हम लोग एक और लीडिंग केस देखेंगे इसमें, डट्टन वर्सेस पुले का 1678। देखिए बहुत पुराना केस है ये और लीडिंग केस है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक नया प्रिंसिपल लेड करता है ये केस। इस केस की वजह से एक नया प्रिंसिपल आता है रिगार्डिंग कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें होता है कि फैक्ट क्या है, फादर एंड हिज सन मेड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सन एग्रीड नॉट टू कट एंड सेल टिम्बर फ्रॉम द फैमिली ओन्ड ओक वुड विच ही इनहेरिटेड। तो कुछ उन दोनों फादर और सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वुड को कट नहीं किया जाएगा जो कि वो इनहेरिट कर रहा है। इससे रिलेटेड दोनों के बीच में, फादर और सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सन ये कहता है इन एक्सचेंज मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे कंसिडरेशन हो रहा है। कंसिडरेशन की बात इन एक्सचेंज में, प्रोमिसर प्रोमिसी के बीच में अगर कोई इन एक्सचेंज की बात होती है, प्रॉमिस अगर कंप्लीट होने के लिए, तो उसको क्या माना जाता है? उसे कंसिडरेशन माना जाता है। सन बोलता है कि मैं पे करूंगा 1000, अब इसे डॉलर कहिए, पाउंड कहिए, जो भी कहिए, टू हिज सिस्टर अपॉन हर मैरिज। उसे पे किया जाएगा, सिस्टर को पे करेगा सन जब उसकी शादी होगी, अपनी बहन को पे करेगा, अपने फादर से ये प्रॉमिस कर देता है वो। However, after the father's death, the sister married and son refused to pay some. अब पिता की डेथ हो जाती है, वादा तो हो गया था पिता से, पिता खत्म हो गए, कोई किसी भी तरह का कंसिडरेशन, किसी भी तरह का प्रॉमिस बहन के साथ नहीं किया गया था। ये इनका भाई है, भाई ब्रदर, और ये है सिस्टर, ठीक है। अब इनकी सिस्टर की शादी हो जाती है। इन्होंने वादा किया था पिता से, अपने अपने पापा से, कि मैं अपनी बहन के शादी में पैसा दूंगा, वन जितने भी पाउंड, 1000 2000 जो भी हो। लेकिन ये पे नहीं करता है, मना कर देता है कि अब मैं नहीं करूंगा, पिताजी नहीं रहे तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा, मैं कुछ पे वे करने वाला नहीं हूँ, खत्म। अब यहाँ पैसा मांग रही है इनकी बहन इनसे। इशू, द कोर लीगल issue revolved around whether the sister, who was not a party to a contract between the father and the brother। अब यहाँ मेन इशू यही निकल के आता है कि कभी सिस्टर कोई पार्टी थी ही नहीं, ना तो प्रोमिसर थी ना तो प्रोमिसी थी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा, रहा ही नहीं पिता, तो फिर किसी भी तरह का कंसिडरेशन या पैसा देना का प्रॉमिस को फुलफिल करना कुछ भी नहीं माना जाएगा। यही प्रॉब्लम उठा कोर्ट के सामने। Could enforce the promise made in a contract. This directly engages the principle of privity of contract, which would typically prevent her from claiming the promised sum। अब यहां से ये प्रिंसिपल निकल के आया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि रोक रहा था किसको? बहन को, कि वो सम ले सके अपने भाई से जितना उसने प्रॉमिस किया था एज अ कंसिडरेशन अपने पिता के द्वारा, पिता से। ये प्रिंसिपल रोक रहा था। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है?
लेकिन इस केस में क्या हुआ, पहले वो जान लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहना क्या है। एंड इक्विटी कोर्ट ने क्या किया, विच कंफर्म द डिसीजन अलाउिंग द सिस्टर टू इन्फोर्स द प्रॉमिस। दिस डिसीजन was notably driven by equitable principle, emphasizing the intent behind the contract and justice of the case। अब इस केस को इक्विटी कोर्ट ने सॉल्व किया, जो कि इक्विटी के प्रिंसिपल, जस्टिस के प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। यहाँ ये देखा गया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था दो, जो कि पिता और बेटे के बीच में किया गया था, उसमें इंटेंशन क्या था, किसका क्या इंटेंशन था। तो इन्फोर्स कराया गया इस प्रॉमिस को, बहन को पैसा दिलवाया गया कोर्ट के द्वारा भाई से। The court in this case ruled in favor of the sister, recognizing her as an implicit beneficiary of the contract between her father and the brother। यहाँ पे सिस्टर को क्या माना गया, यहाँ पे सिस्टर को माना गया बेनिफिशियरी, किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। अगर मीन्स कि यहाँ अगर फादर है, ये एक पर्सन है, ये मान लेते हैं, हम इन्हें पर्सन मान लेते हैं, प्रॉमिसर है, प्रॉमिसी है, ब्रदर है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलेटेड टू सम बेनिफिशियरी, पार्टी सी से रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका, जो कि बेनिफिशियरी है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इक्विटी के प्रिंसिपल के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स होना बनता है, अगर किसी भी तरह से ये पार्टी में से कोई पार्टी नहीं रहती है। तो इन फ्यूचर अगर कोई पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना बनता है। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी का प्रिंसिपल यहाँ लागू हो जाएगा। बेनिफिशियरी है क्योंकि सी, उस कॉन्ट्रैक्ट से इस तरह से रिलेशन बन रहा है उसका, न ये प्रॉमिसर है न प्रॉमिसी है, क्या है सी, बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे सिस्टर क्या थी, बेनिफिशियरी थी। द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द फैमिलियल relationship which the court deemed to extend the father's consideration to include his children, effectively making the sister a party to the agreement by extension। तो क्या बनाया गया, सिस्टर को एक पार्टी बनाया गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टर को एक पार्टी बनाया गया, थर्ड पार्टी बनाया गया इसमें। The acknowledgement allowed her to enforce the promise made by her brother despite her not being an original party to the contract। भले ही वो ओरिजिनल पार्टी नहीं थी इस कॉन्ट्रैक्ट की सिस्टर, लेकिन उसे इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए एक पार्टी बनाया गया ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, इस केस को आप समझ गए अच्छी तरह से, लेकिन अब हम ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ये लेट डाउन कर रहा है। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है दो पार्टीज के बीच में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि वही दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकती। मीन्स ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल, हम इसे पीओसी से बोल सकते हैं शॉर्टकट में, ये जो प्रिंसिपल है ये लेट डाउन करता है क्या, एक रिलेशन किसके बीच में, प्रॉमिसर दो ही पार्टी होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एक प्रॉमिसर होता है और दूसरा प्रॉमिसी होता है। ये दो पार्टी के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है कि यही दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। जैसा कि इस केस में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ब्रदर और उसका फादर था, दोनों क्या थे, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो इन्हीं दोनों में से, ब्रदर और फादर में से कोई एक इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता था, लेकिन कोई थर्ड पार्टी जो है वो भाई इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर रहेगी। थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकती, इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इसमें थर्ड पार्टी का कोई रिलेशन हो, इस बात से रोकता है क्या, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया होगा। जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता तो यहाँ सिस्टर कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, यहाँ पे अप्लाई हुआ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल, जस्टिस का प्रिंसिपल।
इसलिए इसमें सिस्टर को पैसा मिला, भाई के द्वारा दिया गया, इन्फोर्स कराया गया कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई होता तो बहन को पैसा नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि बहन यहाँ पे कौन थी? सिस्टर वॉज हियर अ थर्ड पार्टी, सिस्टर वॉज हियर थर्ड पार्टी, यहाँ थर्ड पार्टी थी। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को रोकता है कि तुम इन्वॉल्व नहीं हो सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से के रिलेशन में, दो के बीच में अगर किया गया है तो यहाँ पे सिस्टर को क्या माना गया था? इस केस में सिस्टर को माना गया बेनिफिशियरी और उसे मिला इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट। ओके, तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं जो कि है ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन का। यहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरेट हुआ था इस केस से, ठीक है, तो इसलिए केस इंपॉर्टेंट है, हम फिर से बोल रहे हैं बार बार। केस है नया ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन का 1861 का, ये भी पुराना ही केस है। इसमें क्या हुआ? स्टेबलाइज दैट द थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो पता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि थर्ड पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकती इवन इफ दे बेनिफिट फ्रॉम इट। द केस इज समराइज्ड बिलो। इवन तब भी जब उसका बेनिफिट हो उसमें, तब भी थर्ड पार्टी उस केस से इन्फोर्स नहीं करा सकती, उस केस से उसका रिलेशन नहीं बनता, तब भी जबकि वो बेनिफिशियरी हो। यहाँ पे इसको जो मिला था, सिस्टर को मिला था, बेनिफिशियरी तो थी, इसलिए मिला क्योंकि इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। अब ये केस टू केस डिफर कर सकता है कि इक्विटी का प्रिंसिपल किस पर अप्लाई होगा और किस पर अप्लाई नहीं होगा। तो अब देखते इस केस में क्या होता है कि इक्विटी का प्रिंसिपल लगता है या ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल लगता है। ओके, तो ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन के फैक्ट क्या कहता है? जॉन ट्वेडल एंड विलियम गाय agreed to pay money to the Tweddle son William who had engaged to Guy's girl daughter या फिर Guy died before paying and Tweddle died before he could sue Guy's estate. William then sued Atkinson, the executor of Guy's estate, up for the money. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है इस केस में कि फादर है, एक लड़की का फादर है, ये लड़का लड़की है, ठीक है, इनका एंगेजमेंट से रिलेटेड ये केस है, इसलिए हम यहाँ पे पिक्चर लगा कर रखे हैं, है ना। और इनके एक फादर थे, फादर नंबर 1 और फादर नंबर 2, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख दें अगर शॉर्टकट में, तो आप लोग समझ जाएगा F1 और F2, ठीक है। लड़की के फादर थे F1 और लड़की के फादर थे F2। इस केस का फैक्ट ये है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके? दोनों फादर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लड़की के फादर और लड़की के फादर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर इन दोनों का एंगेजमेंट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगर इन दोनों की मैरिज हो जाती है, अगर इन दोनों की मैरिज हो जाती है, किसकी? ए, मान लो लड़की है और बी ये लड़का है, ए और बी की अगर मैरिज हो जाती है तो जो लड़की का फादर है यानी कि ए, ये कुछ सम ऑफ मनी एज अमाउंट देगा, किसको? बी को। सम ऑफ मनी अमाउंट देगा बी के फादर को। ओके, लड़की का फादर और लड़के के फादर में के बीच में ये एक प्रॉमिस किया जाता है। अब भाई इन दोनों की शादी हो जाती है, ए और बी की मैरिज हो जाती है और फिर इसमें कोई एक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फादर की, लड़के के फादर की यानी F2 डाइड, मर गया। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? इन दोनों के बीच में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था कि सम ऑफ मनी देना अगर इन दोनों की मैरिज हो जाती है तो। अब लड़के का फादर जो है वो मर जाता है, F2 मर जाता है, और जब शादी हो जाती है तो बी आता है F1 को पैसा मांगने कि भाई हम तो शादी कर लिए, आपने बोला था कि अगर मैरिज हो जाएगी तो हमें पैसा देंगे, आप सम ऑफ अमाउंट देंगे, लेकिन मैरिज हो गई, अभी तक आपने अमाउंट दिया नहीं, चलिए भैया अमाउंट दीजिए। तो इनके लड़की के फादर जो F1 होते हैं वो कहते हैं कौन सा अमाउंट, कैसा अमाउंट, हम तो किसी अमाउंट को नहीं जानते भाई। अब यहाँ क्या होता है, कोर्ट जाते हैं भाई, ये कोर्ट जाते हैं, लड़का विलियम जो भी है, इनका क्लेम रिजेक्ट कर देती है कोर्ट। द कोर्ट रूल दैट विलियम वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई पार्टी था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि आप
पार्टी कौन था कॉन्ट्रैक्ट में? यहाँ पे पार्टी थी F1 और F2, फादर्स दोनों पार्टी थे। तो फिर ये जो बी है ये कैसे जा सकता है एफ से मांगने? यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग जा रहा है क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी हो गया, तो थर्ड पार्टी हो गया कॉन्ट्रैक्ट एंड डिडंट प्रोवाइड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मेड बाय गाइस फादर in this case is a precedent and emphasize the importance of contractual privity and consideration। इस केस में अप्लाई होता है प्रिविटी का कॉन्सेप्ट, भले ही यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी यहाँ पे देखा जा रहा है ये बी है, ये लड़का है, इसी के बेनिफिट के लिए ये पैसा लिया और दिया जा रहा था। बी के बेनिफिट के लिए दोनों फादर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन फादर अगर नहीं रहा, बी का फादर अगर नहीं रहा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता है बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे जस्टिस इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, तो उस सिस्टर को दिया गया था, सिस्टर को मिल गया था पैसा, सम ऑफ मनी आफ्टर हर मैरिज। लेकिन यहाँ पे जस्टिस इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा और इस लड़के को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस लड़की का तो उसमें हिस्सा होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी में एक तरह से हिस्सा था इनहेरिटेंस का, तो वहां पे उसके फैक्ट्स को देखते हुए वहां पे अप्लाई किया गया। और यहाँ पे किसको अप्लाई किया गया? यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई किया गया। यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हुआ और इस लड़के को थर्ड पार्टी माना गया और थर्ड पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकती। बी इज अ थर्ड पार्टी हियर एंड ही कांट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता। तो कोर्ट ने इस केस में यही कहा था। ओके, इट क्लैरिफाइज दैट थर्ड पार्टी कांट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट हु विच दे आर नॉट अ पार्टी। क्यों? क्योंकि वो पार्टी ही नहीं था, इवन इफ दे वर बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोमिसेस। ओके, भले ही वो बेनिफिशियरी हो उस प्रॉमिस का। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ इस दो एग्जाम्पल से एक में अप्लाई हुआ प्रिविटी का प्रिंसिपल और दूसरे में प्रिविटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई किया जाता है, और एक में अप्लाई नहीं होता है। ओके, दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके प्रिविटी के। अब आगे देखते हैं हम लोग एक और केस, चिनैया वर्सेस रमैया का केस 1882 का। अभी तक हम लोगों ने जो भी दोनों केसेस पढ़े हैं, ट्वेडर वर्सेस एटकिंसन और यहाँ पे डटन वर्सेस पूले, ये दोनों फॉरेन के केसेस थे, इंग्लिश लॉ के केसेस थे। अब यहाँ पे जो केस हम लोग पढ़ने वाले, ये इंडिया का केस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिनैया वर्सेस रमैया के केस में हम लोगों ने देखा डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, ये भी डील कर रहा है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के बारे में ही बात करता है। कंसिडर टू बी इंग्लिश डॉक्ट्रिन, इसे माना जाता है इंग्लिश डॉक्ट्रिन। हाँ, अब यहाँ आपको ये बताना है हमें कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, ये इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है। ओके, इस केस में कहा गया डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडर टू बी इंग्लिश डॉक्ट्रिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन सेज दैट, कहता ये है कि कंसिडरेशन कांट बी पेड बाय थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पार्टी के द्वारा पे भी नहीं किया जा सकता, कंसिडरेशन भी पे नहीं किया जा सकता थर्ड पार्टी के द्वारा, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ना था, नहीं था। मीन्स अगर प्रॉमिसर है और